यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जेर निगरानी तश्कील पाने वाले इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। बाबरी मस्जिद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अयोध्या में दी जाने वाली जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से बनाए जाने वाले इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के कानूनी जवाज को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। नदीम अहमद और दीगर की तरफ से दाखिल अर्जी में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट को मनसूख करने और ट्रस्ट से मुतालिक दस्तावेजात को अदालत में तलब करने की दरख्वास्त की गई है। मामले की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने अर्जी गुजार की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के दस्तावेजात तलब करने की मांग की गई थी। अदालत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आइंदा 26 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसका काम अयोध्या में मस्जिद व लाइब्रेरी का निर्माण कराना है, इसकी वैधता को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती देकर यह कहा गया कि ट्रस्ट से संबंधित समस्त कागजात को तलब कर ट्रस्ट को अवैध घोषित किया जाए, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश संजय यादव जी और माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या जी ने यह पाया कि ट्रस्ट से संबंधित किसी भी तरह का कोई दस्तावेज याचिका में दाखिल नहीं किया गया है। कोर्ट द्वारा ये निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता इसमें 4 हफ्ते के अंदर समस्त कागजात को दाखिल करे, नहीं तो याचिका स्वतः खारिज मान ली जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो किसी भी तरह से हस्तक्षेप कर कागजात को तलब नहीं करेगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई 26 जुलाई को निश्चित की है। कानपुर में डॉक्टरों के साथ लगातार तशद्दुद और हमला और योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ दिए गए रिमार्क के सबब डॉक्टरों में नाराजगी देखी जा रही है। इन तमाम मामलात को इशू बनाते हुए IMA ने आज के दिन को यौम एहतजाज के तौर पर मनाया। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना दौर में डॉक्टरों ने बगैर किसी तमीज़ो तफरीक के लोगों की खिदमत की, लेकिन आज डॉक्टरों को निशाना बनाया जा रहा है। एहतजाजी डॉक्टरों ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा किया। उसमें से एक है जो हमारे ऊपर वायलेंस होता है पब्लिक द्वारा, और ये जो बीच में अभी रामदेव बाबा जी ने एक अनर्गल अलाप जो है एलोपैथी मेडिसिन में लगाया हुआ है, इन दोनों चीज़ों को मुद्दों को लेकर के ये हमारा 18 जून को एक नेशनल प्रोटेस्ट डे बनाया जा रहा है। ये ऑल इंडिया सभी IMA की जितनी ब्रांचेज हैं वहाँ बनाया जा रहा है। लोग अपने अपने प्रतिष्ठानों में, अस्पतालों में, क्लिनिक में सब लोग इसको मना रहे हैं। आज के दिन काला फीता बांध करके या काला कोट पहन करके या काली शर्ट पहन करके इस तरीके से विरोध जता रहे हैं। मुल्क में डॉक्टरों के साथ पेश आ रहे पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अपील पर आज अलीगढ़ में भी डॉक्टरों ने कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए खामोश एहतजाज दर्ज कराया। डॉक्टर्स हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए थे, वहीं उन्होंने काले कपड़े, मास्क और पट्टियां बांधी हुई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलीगढ़ के जिम्मेदारान आज हाईटेक पैथोलॉजी पर जमा हुए और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अपना एहतजाज दर्ज कराया। इनका कहना था कि हमारे एहतजाज में किसी भी तिब्बी सहूलियात मुतासिर नहीं हो रही, हम अपना एहतजाज बगैर हड़ताल के दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ मुल्ज़िमान के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाए जाने, वहीं डॉक्टरों के ताल्लुक से पार्लियामेंट में लाए गए ऑर्डिनेंस को पास किए जाने की मांग की। देखिए, ऐसा है कि आज जो हमने प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें कोई स्ट्राइक नहीं है। हमारी OPD और IPD और ऑपरेशन जैसा पहले चल रहा था, कल भी था, वैसे ही आज चल रहा है। हमने आज जो विरोध दिवस मनाया है वो सिर्फ उसमें काले ब्लैक रिबन यूज़ होगा और काले रंग के कपड़े होंगे, और लोगों को पता लगे, लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए ये हमने विरोध दिवस मनाया। क्या मैसेज है आज मैसेज ये है भाई कि आप जो आपके डॉक्टर हैं उनकी सुरक्षा करो, ना कि उन पर अटैक करो। देखिए, DM साहब को हमने मेमोरेंडम दिया है, क्योंकि हमारे नेशनल हेडक्वार्टर से हमारे लिए आज नेशनल विरोध दिवस, नेशनल प्रोटेस्ट डे मनाने के लिए आह्वान आया था। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जो योद्धा हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके साथ जो आम डेली अब ये मारपीट की घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उसको अब हमारा भी टॉलरेंस ख़त्म हो गया है। अब जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ हमारे डॉक्टर्स के ऊपर, उसको देखकर हम सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए इस तरीके से, क्योंकि हम लोगों को भी घर जाना है, हमारे बच्चे हैं, हमारी भी एक फैमिली है। क्या डॉक्टर्स की कोई फैमिली?
कोरोना वबा की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बावजूद अभी भी इन्फेक्शन का खतरा टला नहीं है और तीसरी लहर का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है, जिसमें खासतौर पर बच्चों के मुतासर होने का सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे में मुमकिन खतरे से निपटने के लिए मेरठ में महकमा सेहत की जानिब से जिला अस्पताल के अलावा लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में अलहदा से डेडिकेटेड चिल्ड्रन वार्ड कायम किया जा रहा है, जिसमें आईसीयू वार्ड के लिए 50 आईसीयू बेड पहुंच चुके हैं और वार्ड में इनके इंस्टॉलेशन का काम भी शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ जो पिक्कू के लिए 50 बेड पिक्कू आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू, 50 आइसोलेशन, 10 ट्रायल्स के बेड हमें बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उनमें हमारे जो पिक्कू के जो आईसीयू के हमने बेड 50 बेड मंगा लिए हैं, ऑलरेडी वो आ गए हैं हमारे पास। वहाँ का सिविल वर्क जो थोड़ा बहुत बाद में चेंजेस होने थे और इलेक्ट्रिक वर्क कर दिया गया है। बाकी अभी वर्तमान में हमारे पास 10 पीआईसीयू के बेड और 10 आइसोलेशन के बेड हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध हैं, जो हमने पहले से अपने बना रखे थे। और सरकार की तरफ से हमें जो भी और लॉजिस्टिक खरीदने वगैरह के लिए बजट दे दिया गया, हम लोग उसकी परचेज प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी इस तरह के हमारे पास अभी हफ्ता भर पहले 2-3 बच्चे आए थे, तो वो दोनों ठीक होके जा चुके हैं। हाँ, वर्तमान में कोई इस तरह का बच्चा भर्ती नहीं है। सर, क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है बच्चों के लिए खासतौर पर? बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है कि इन्फेक्शन जो आएगा आपके पास बाहर से ही आएगा, और बच्चे क्योंकि बाहर जा नहीं रहे, छोटे बच्चे बाहर जा नहीं रहे, तो आपको उनके लिए प्रिकॉशन है कि घर से बाहर आएँ, अपना मास्क वगैरह अलग उतार के जगह रखें। और दूसरी चीज़ है कि आप बाहर से आने के बाद स्नान करें, नहीं स्नान कर सकते हाथ मुंह पैर अपने अच्छी तरह से धुल लें। ये इस बार भी देखा गया, जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी उनको सिम्टम्स आए तो, लेकिन कोई भी माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स ही आए, सीवियर किसी को ये परेशानी नहीं हुई। तो ऐसे में वैक्सीन सभी लोग लगवा लें, वो सुरक्षित रहेंगे तो उनके घर के बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। कोरोना वबा की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए इस लहर को ख़तरनाक बताए जाने के बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज में भी अलग से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ख़ास तौर पर यहां पर बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाया जा रहा है, जो आईसीयू वार्ड है, और यहाँ पर 50 बेड जो है वो भी नई आ चुकी हैं यहाँ पे, और ये काम ज़ोरों शोर से जारी है ताकि इसको जल्द मुकम्मल कर लिया जाए और किसी भी ख़तरे से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज जो इंतज़ामिया है वो तैयार रहे। और इसी सिलसिले में यहाँ पे तैयारियाँ देखिए की जा रही हैं, और अभी इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम चल रहा है, उसके बाद यहाँ पर बेड लगाए जाएंगे। तकरीबन 50 बेड अभी तक आ चुके हैं, और जैसा कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी बताते हैं कि यहाँ पे जिस तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, और ज़रूरत पड़ी तो और भी बेड यहाँ पे मंगाए जाएंगे। और जो आइसोलेशन वार्ड है उसके अलावा आईसीयू के लिए अलग से ये इंतज़ाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी ख़तरे से, आने वाले ख़तरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी मुकम्मल रहे। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के बाद कई रियासतों में सर्वे किया गया है। इस सर्वे में एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए सैंपल लिए गए और अब इनके नतीजे भी सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां के नतीजे चौंकाने वाले हैं। सर्वे में पाया गया कि रियासत में हर दूसरा नौजवान कोरोना की दूसरी लहर में मुतासिर हुआ है। माहिरीन ये अंदाजा लगा रहे हैं, जिस तरह से दूसरी लहर ने नौजवानों को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है, इसी तरह तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद सीरो सर्वे कराए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी सीरो सर्वे कराया गया। जिस तरह से सीरो सर्वे के नतीजे आए हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर दूसरा युवा कोरोना से संक्रमित हुआ है, और जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं उससे ये भी बताया जा रहा है कि जब तीसरी लहर का अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह से वयस्क संक्रमित हुए हैं उसी तरह से बच्चों को भी संक्रमित कर सकता है ये वायरस। और जिस तरह से सीरो सर्वे में ये पाया गया है कि एंटीबॉडीज जिस तरह से मिली हैं, संक्रमण युवाओं में ज़्यादा हुआ था। कानपुर से संदीप।
ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी को गाजियाबाद पुलिस ने नोटिस भेजा है और 1 हफ्ते के अंदर पुलिस के रूबरू पेश होने को कहा है। साथ ही गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर से लोनी मामले को सबसे पहले शेयर करने वाले शख्स की तफसीलात मांगी हैं। साथ ही इसके अलावा जिन लोगों ने लोनी मामले को शेयर किया है या उठाया है इसकी भी तफसीलात मांगी हैं। पुलिस ने उस शख्स का नाम, यूजर आईडी और आईपी एड्रेस भी मांगा है। वाज़ेह है कि गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई और दाढ़ी काटने के मामले में सोशल मीडिया पर खबर नश्र करने वाले और मामले को उठाने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस सरगर्म अमल है। गाजियाबाद के एसपी एराज रजा ने कहा कि लोनी मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। ट्विटर के एमडी से लेकर लोनी मामले के सभी मुलजिमीन पुलिस की पकड़ में आ गए हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को नोटिस भेजा 7 दिन के अंदर जवाब तलब के लिए। इस समय हमारे साथ बात करने के मौजूद है डॉक्टर इरज राजा, एसपी देहात। सर, ट्विटर को नोटिस भेजा है आपने? यहाँ ट्विटर को नोटिस भेजा गया है। जो एफआईआर पंजीकृत हुई थी उसमें ट्विटर इंडिया के जो हेड है उनको नोटिस भेजा गया है और 1 हफ्ते में जो भी कंसर्न अथॉरिटी हैं उनको जो भी हमने जानकारी मांगी है, जो भी हमने तथ्य उनसे मांगे हैं, उनके साथ प्रस्तुत होने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। और आईओ के द्वारा ये लेटर दिया जाता है 160 CRPC के अंतर्गत आता है और संभवतः बहुत ही जल्दी कोई ना कोई वहाँ से हमारी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेगा और जो भी हमने चीज़ें मांगी हैं वो हमारे साथ शेयर की जाएंगी। नहीं आते हैं 7 दिन के अंदर तो आगे कार्रवाई क्या? इसमें आगे कार्रवाई का ही प्रावधान है। इसमें धाराएं हम बढ़ाकर उसके बाद भी और कठोर इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। उम्मेद पहलवान कहाँ है? बड़ा सवाल यही बनता है। उम्मेद पहलवान को हम हमारी कई टीमें तलाश रही हैं लगातार और उसके लिए कई जिलों में आसपास के जगहों पे हम लोग उसको तलाश कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी की जाएगी। भूमिका क्या है उम्मेद पहलवान की? जिस तरह से जो एफआईआर पंजीकृत हुई थी ये बताया गया और खुद उम्मेद पहलवान ने भी कहा कि एफआईआर उम्मेद पहलवान के द्वारा ही पंजीकृत करवाई गई थी। इसके अलावा सब चीज़ों में उम्मेद पहलवान के द्वारा फेसबुक लाइव किया गया था और उम्मेद पहलवान के द्वारा ही आगे भी बातें बोली गई। तो और उसमें जो एफआईआर लिखाई गई थी, जो तथ्य इनके द्वारा बताए जा रहे थे लगातार, वो हमारी जानकारी में जब आए और हमने उनको सबको चेक किया, फैक्ट्स हमने चेक किए, तो उसमें मारपीट और अभद्रता तो हुई थी, वो जो बात सत्य है, लेकिन उसके अलावा जो अन्य चीज़ें थी कि अगवा करके ले जाना, वहाँ से ऑटो में बिठा के ले जाना या अज्ञात स्थान पर ले जाना, आँख पे पट्टी बांध के ले जाना और इनके द्वारा ये बताना कि ये तावीज़ का काम नहीं करते, जो कि पूर्ण रूप से गलत थी। ये सब चीज़ें ये लड़कों को पहले से जानते थे, इनके फ़ोन कॉल्स भी थे, इनके द्वारा लगातार ये संपर्क में थे। ये अपनी मर्ज़ी से वहाँ गए थे और इंतज़ार के घर पर ये गए थे, जहाँ से इंतज़ार का जो साला है बौना, वो इनको अपनी बाइक पर स्कूटी पर बैठा के प्रवेश के घर तक ले गया था। तो और इसके अलावा ये वहाँ पर इनका जाने का उद्देश्य ये था कि तावीज़ का काम करते हैं। प्रवेश के यहाँ भी इन्होंने पहले तावीज़ बना के दिए थे और इंतज़ार के यहाँ भी। तो जो कई सारे तथ्य, इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो हमसे छिपाए गए। अगर पहले ही दिन ये सारी चीज़ें बता दी जाती कि लड़के कौन हैं, ठीक है, कहाँ पे लोकेशन कहाँ है, सही घटनास्थल बता दिया जाता, तो शायद हम पूरे मामले को बहुत ही जल्दी राइट ऑफ करते थे। सभी चीज़ें हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म कर। ट्विटर पर कानूनी कार्रवाई की गई है, फेसबुक पर क्या आप कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं? फेसबुक लाइव जैसे कि उससे किया गया था, हम उस पर भी विचार कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। अगर उसमें भी कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, हम सभी प्रावधान जो हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ हम देख रहे हैं और अगर इस तरह की कोई चीज़ बनेगी तो ऑब्वियसली हम उनको भी कॉल ऑफ करेंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन। हमारे साथ मौजूद थे गाजियाबाद के एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ट्विटर पर कानूनी कार्रवाई की गई है, 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। फेसबुक पर भी हम कार्रवाई करने के विचार बना रहे हैं और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि उम्मेद पहलवान जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह। अलीगढ़ की गुंजान आबादी बड़ा बाजार में गुज़िश्ता रोज एक ई रिक्शा टकराने को लेकर हुई मारपीट के बाद रिक्शा चलाने वाला सद्दाम गायब हो गया था, जिसके बाद अहले खाना और सियासी लीडरान ने अब्दुल करीम चौराहे पर हंगामा करते हुए मुतादिद इल्जामात आयद किए थे। इनका कहना था कि सद्दाम को जदोकोब करके गायब किया गया है। मामला 2 तबकों से जुड़ा होने के बाद हंगामे की इत्तला पर कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। इस मामले में थाना कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया गया। वहीं देर रात पुलिस ने सद्दाम को जिला अस्पताल से बरामद किया। एसपी सिटी कुलदीप सिंह ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं और कसूरवारों को गिरफ्तार किया जाएगा। एक्सीडेंट हुआ जिसमें दोनों अलग अलग पक्ष के लोग थे और उस एक्सीडेंट के बाद जो एक पक्ष की तरफ से इस मामले में तहरीर दी गई है, जो तहरीर प्राप्त है उसके आधार पर मुकदमा अभी पंजीकृत किया जा रहा है और इस मामले का विधिक निस्तारण किया जा रहा है।
इस बारे में जानकारी की जा रही है कि वीडियो में सीसीटीवी दिखाए जा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या घटना हुई है। सीसीटीवी जो नगर निगम के दिखाए जाएंगे उसमें से जो कुछ निकल के आएगा उससे उसकी चीज़ की पुष्टि होगी। बाकी जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर हम काम कर रहे हैं पता लगाने के लिए, और जैसे इसमें आगे कुछ। तो वहीं अलीगढ़ में गुज़िश्ता कुछ हफ्तों में जराइम के ग्राफ में मुसलसल इजाफा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के एक वफ्द ने आज पुलिस लाइन पहुंचकर एसएसपी से मुलाकात की कोशिश की। एसएसपी न होने पर वफ्द ने सर्किल ऑफिसर से मुलाकात करते हुए इलाके की सूरत हाल से वाकिफ कराया और जराइम की शरह में हो रहे इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। वफ्द ने पुलिस को बताया कि कई मामलों में बेकसूर अफराद को फंसाया गया है। उन्होंने हकायक जानने की पुलिस से अपील की। विभिन्न घटनाओं को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज एसएसपी साहब से मिलने आया था, लेकिन एसएसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई। सीए साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी घटनाएं हुई हैं उनकी जांच कराकर उनको न्याय दिलाया जाएगा। क्या मामले थे और किस मामले को लेकर मिलना है आप? मामले हाजीपुर फतेह खान मामले तो करीब 1 दर्जन है। 1 दर्जन मामलों की लिस्ट हम आपको भी दे देते हैं और घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पुलिस प्रशासन सुन नहीं रहा है तो जनता में बड़ा आक्रोश है, उसको लेकर हम आप मिले हैं। पूरे घटना की लिस्ट आपको दे देते हैं, उसमें आपके सामने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है कि जांच कराकर पीड़ितों को न्याय दिलाएगा। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल है, लेकिन आज भी शहर के इलाकों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। ऐसे में कांग्रेस लीडर आगा मोहम्मद यूनुस ने आज डोरी नगर और शक्ति नगर के आवाम के साथ नगर निगम का घेराव किया। इस दौरान आवाम ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करते हुए शहर की बदहाली से वाकिफ कराया। मुतासरा लोगों का कहना था कि कई दिन से पानी नहीं आ रहा है, नगर निगम आवाम को बुनियादी सहूलियात देने में नाकाम साबित हो रहा है। इस दौरान अर्जदाश्त नगर निगम के अफसरान को पेश की गई। आज हमने डोरी नगर और शक्ति नगर की आम महिलाओं और आम जनमानस के साथ, वृद्ध महिलाओं के साथ हमने नगर निगम का घेराव किया। यहाँ न नाली है, न सड़क है, न पीने का पानी है, न संपर्क नाला है। ऐसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित ये 2 इलाका डोरी नगर और शक्ति नगर, यहाँ के तरफ ध्यान नगर निगम नहीं दे रहा है। नाकारा नगर निगम इस पर कोई व्यवस्था नहीं दे रहा है। इसके लिए हमें मजबूर होकर आज नगर निगम का घेराव करना पड़ा। वहाँ की पेयजल की समस्या को लेकर और सड़क की समस्या को लेकर ज्ञापन देने आए थे। इनका ज्ञापन लिया गया है और पेयजल की समस्या के लिए हम लोग पहले से वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ पे एक ट्यूबवेल पहले से चल रहा था, एक ट्यूबवेल और बना रहे हैं जिसे 15-20 दिन के अंदर चालू कर दिया जाए। मुजफ्फरपुर में एहतजाज कर रहे मुलाजमीन पर लाठीचार्ज किया गया। खबर के मुताबिक सिविल सर्जन ने 740 मुलाजमीन की बहाली को खत्म कर दी थी। इसके बाद मुलाजमीन ने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज कर रहे मुलाजमीन ने महकमे सेहत पर संगीन इल्जामात आयद किए थे। हंगामा और लाठीचार्ज के बाद बहाली खत्म करने के फैसले को वापस ले लिया गया। अब मुलाजमीन 26 जुलाई तक बदस्तूर काम करते रहेंगे। एलजेपी सदर चुने जाने के बाद पशुपति पारस दिल्ली पहुंचे, जहां पार्टी कारकुनों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। चिराग पासवान कैंप की जानिब से उनकी नामजदगी पर सवाल उठाने पर पारस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो कहेगा वही होगा। चिराग पासवान की तरफ से कहा जा रहा है, उनके कैंप की तरफ से, जो आपका निर्वाचन गलत है, अवैध है, असंवैधानिक है। चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि निर्वाचन गलत है। चुनाव आयोग और भारत का संविधान और पार्टी का संविधान जो कहेगा नियमतः वही होगा। चिराग पासवान जी के कहने से और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जो संविधान के तहत है वो होगा। पशुपति पारस को एलजेपी सदर बनाने के खिलाफ चिराग पासवान ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और पशुपति पारस ग्रुप के फैसले को न मानने की अपील की है। साथ ही चिराग पासवान ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि उन्हें अपना मौकिफ रखने का मौका दिया जाए। एलजेपी में पार्टी को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है, लेकिन चिराग पासवान गुट की तरफ से अगर बात करें तो वाजपेयी साहब ने आज साफ तौर से ये बताया कि संविधान में किसी भी तरीके से पार्टी के अध्यक्ष को चुनने का कोई नियम नहीं है। पशुपति पारस जो फिलहाल अपनी तरफ से अपनी बातें रख रहे हैं वो फिलहाल गलत है। क्या कुछ तमाम चीजें कही गई? सर, तमाम चीजें कही जा रही हैं। ये बताया जा रहा है कि हम अध्यक्ष हो गए हैं और पार्टी का संविधान अलग है। तो क्या जब एक पार्टी में थे तो संविधान सही था, पार्टी छोड़ते ही संविधान गलत हो गया? तो ये तो कहा जाएगा ना, अगर मान लो किसी को हमने पार्टी से निकाल दिया है एंटी पार्टी एक्टिविटीज के खिलाफ, तो वो आदमी क्या करेगा? अच्छा, वो पार्टी कब्जा करना चाहते हैं तो कब्जा करोगे कानून के, संविधान के हिसाब से करोगे। अब जैसे उन्होंने कहा जी हमने चिराग पासवान जी को निकाल दिया,
अरे भाई, हमारे संविधान में निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। नेशनल प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का फिक्स है, कोई वैकेंसी नहीं हो सकती। सिर्फ 2 सूरत में होगी, या तो प्रेसिडेंट एक्सपायर कर जाए या सेल्फ रिजाइन कर दें। तो वो सिचुएशन नहीं है, तो कैसे आप निकाल दोगे? और जब वैकेंसी नहीं है तो आप कैसे चुन लिए जाओगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। नंबर 2, कोई भी डिसीजन अगर होता है तो वो मेजोरिटी से होता है, उसके लिए बॉडी है नेशनल एग्जीक्यूटिव। नेशनल एग्जीक्यूटिव में उनके पास एडमिटेडली 9 या 10 लोग गए हैं, तो कैसे हो जाएगा? तो मतलब खाम शोर शराबा मचाना और गुमराह करना, ये तो नहीं चलेगा। एक तरफ ये कह रहे हैं कि फिलहाल रामविलास पासवान का जो सपना था हम उसको पूरा कर रहे हैं, और उसी के बाद रामविलास पासवान जी के जो बेटे हैं उनको आपने अलग कर दिया, अचानक पार्टी फॉर्म कर दी। क्या मतलब है? क्या ये कहीं का गुस्सा है या ना कहीं कुछ नहीं। ये सत्ता लोलुपता है और गुमराह हो गए दूसरों के हाथों में, जबकि उनको मालूम है कि चिराग पासवान जी हर चीज में सक्षम है, जनता उनके साथ है, और उसके बाद भी इस तरह का कृत्य किया है तो लोग इसको लाइक नहीं कर रहे हैं। गैरकानूनी कृत्य है, जनता साथ नहीं है, संगठन साथ नहीं है, तो वो कहीं सरवाइव नहीं करेंगे। सर, चुनाव आयोग आज आप लोग जाने जा रहे हैं, क्या कुछ बातें वहां रखी जाएंगी? पशुपति पारस भी जा रहे हैं। अभी हमारा जाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई कोई भी अगर आप कार्रवाई करें तो बगैर हमसे सुने हुए ना करें, जैसे स्पीकर साहब ने कर दिया। हमारा सिर्फ इतना है। अब वो जब जाएंगे तो वो हमसे पूछा जाएगा तो हम सब सबूत रख देंगे कि पार्टी हमारी है और अब सब चीजें हमारे पास। तो साफ तौर से चिराग पासवान की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उनके गुट की तरफ से की गई, बातें साफ रखी गई कि जो पार्टी का संविधान है वो सर्वोपरि है, और इसीलिए फिलहाल वो चुनाव आयोग भी जा रहे हैं। यानी कि चुनाव आयोग में अगर पशुपति पारस अपनी तमाम बातें रखें तो पहले चिराग पासवान को भी सुना जाए। फिलहाल ये पार्टी में 2 गुट की लड़ाई का अंत कहां होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी एलजेपी में गर्मी बरकरार है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। अपने लिए कौमी सलामती कानून बनाए जाने और कोरोना इलाज के दौरान अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टरों को शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर डॉक्टरों की सबसे बड़ी एसोसिएशन IMA की कॉल पर पटना में भी डॉक्टरों ने एहतजाजी मार्च किया। इस मार्च में डॉक्टरों ने दौरान इलाज मारपीट के मामलात पर रोक लगाने और डॉक्टरों की हिफाजत के लिए कानून बनाने की मांग की। साथ ही योग गुरु बाबा रामदेव के जरिए एलोपैथी पर किए गए बयान पर भी सख्त नाराजगी जाहिर की गई। इन एहतजाजी डॉक्टरों से बात किए हमारे नुमाइंदे संजय कुमार ने। बिहार में IMA ने केंद्रीय सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया, और तस्वीरों में देखिए जो डॉक्टर हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और केंद्रीय सुरक्षा कानून डॉक्टरों के लिए चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, क्या पर्पस है, हम बात कर लेते हैं। साजा हो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। डॉक्टरों के लिए सुरक्षा की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, आज हम लोग इस तरह से एजिटेशन कर रहे हैं, नेशनल प्रोटेस्ट मना रहे हैं, इसके पीछे कारण सबसे रामदेव है। रामदेव ने कहा था कि डॉक्टर जो एलोपैथ स्टूपिड साइंस है। रामदेव ने कहा जो ऑक्सीजन थेरेपी है जिससे पेशेंट मर रहा है, ऑक्सीजन थेरेपी से पेशेंट मर रहा है, ऑक्सीजन थेरेपी से पेशेंट मर रहा है। उन्होंने कहा जो वैक्सीनेशन लिया उससे पेशेंट मर रहा है, ऐसा भी कहीं होता है। उन्होंने कहा कि स्टेरॉइड लेने से पेशेंट मर रहा है। और जो आदमी एक्सरसाइज और योगा सिखाते सिखाते अपने धनवंतरी बन गया, और धनवंतरी बन करके अंडरपैंट गंजी बेचने लगे, तेल मसाला बेचने लगे और क्लोनिल दवा बना रहे हैं। बिहार में भी सुरक्षा कानून है, लेकिन होता क्या है कि इस सुरक्षा कानून में पुलिस को बाध्यता नहीं है, क्योंकि ये CRPC के अंदर नहीं है, IPC के अंतर्गत नहीं है, और कानून में केवल 3 साल की सजा है, इसलिए इन लोगों को थाने से ही बेल दे देते हैं। ज़्यादातर तो केस ही नहीं दाखिल करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा सुरक्षा कानून बनाए जिसमें पुलिस कानूनी रूप से बाध्य हो कि वो केस करना पड़े उसको, और कल्प्रिट को 10 साल की सजा हो कि उसको बेल ना मिले। जो डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो आज से 4000 पहले वर्ष हम्बुराबी के ज़माने में डॉक्टरों ने देश छोड़ दिया था, प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था, वही हाल हिंदुस्तान का भी होने वाला है। माननीय मोदी जी जो डॉक्टरों की बहुत इज्जत करते हैं, उनको हमारा निवेदन है कि डॉक्टरों की रक्षा के लिए इतना सम्मान देते हैं, हम लोगों को फूल बरसाते हैं। हमें फूल की जरूरत नहीं है, हमें देवता का स्टेटस भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल सुरक्षा, जो हम इलाज करें। मुआवजा के लिए हम लोगों ने सरकार को जो है सो अपना स्मारक पत्र